नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट आरडी आपका चैनल पर स्वागत करती हूँ। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, कई बार कुछ ऐसे इंसिडेंट हो जाते हैं कि जब उनका खुलासा होता है तो समझ नहीं आता कि हम क्या कहें। और एक बात मैं बता दूं कि क्राइम कब किसके साथ और कहाँ हो जाए कोई कुछ नहीं जानता। खैर, किस्मत है क्या है कि वैसे भी हमें अगले पल का पता नहीं होता। तो ये हकीकत है कि क्राइम का ना तो कास्ट से कोई लेना देना है, ना क्लास से कोई लेना देना है, ना ही पैसों से कोई लेना देना है। क्रिमिनल दिमाग कब क्राइम कर जाए ये पता ही नहीं चलता। आज की जो वारदात है वो उसी चीज़ से रिलेटेड है। वारदात शुरू करूं उससे पहले यही कहना चाहूँगी कि अगर आप परिवार में नए हैं तो परिवार के इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और परिवार के मेंबर में बढ़ोतरी करें। वैसे नो डाउट आप सबका तहे दिल से धन्यवाद। आप दिन पर दिन जो मुझे सहयोग दे रहे हैं, सब्सक्राइब भी कर रहे हैं, वॉच भी कर रहे हैं, कमेंट्स भी कर रहे हैं। और आप लोगों के जो कमेंट्स हैं सच में मुझे बहुत प्रोत्साहन देते हैं, मोटिवेट करते हैं नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए। तो रियली आपका दिल से धन्यवाद। और वही बात कहूँगी कि अगर आपको वारदात कैसी लगती है, मेरा सिर्फ मेन वो है कि आपको वारदात कैसी लगती है, अपनी राय ज़रूर दें। कोशिश मेरी यही होती है कि मैं अच्छे से अच्छे तरीके से वीडियो बना सकूं और बाकी आपके कमेंट बता ही देते हैं। तो चलिए दोस्तों, वारदात शुरू करते हैं। ये वारदात है 2007 की और ये वारदात है मुंबई की। मुंबई जैसा हंसता खेलता शहर। कहते हैं मुंबई एक ऐसा है कि अगर भागती दौड़ती सी दुनिया है, हर इंसान अपने आप में व्यस्त, किसी के पास किसी के लिए टाइम नहीं, बहुत व्यस्त दुनिया है। तो ये कहानी है 2007 की और कहानी है एक डोंगीवली इलाका है। डोंगीवली इलाके में मीनास कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी है, उस सोसाइटी की। वहाँ पर एक लड़की है स्नेहल, वो अपने परिवार के साथ रहा करती थी। उस परिवार में 4 सदस्य, खुद स्नेहल, उसके पिता हिंदूराव गवारे, उसकी माता कल्पना गवारे और उसकी बड़ी बहन शीतल गवारे। स्नेहल जो है खुद इंजीनियरिंग सेकेंड ईयर की स्टूडेंट है। और ये एक इलाका है अंधेरी में जहाँ पे वल्लभ भाई पटेल इंजीनियरिंग कॉलेज था, वहाँ से इंजीनियरिंग कर रही थी। जो इसके पिता हैं हिंदूराव गवारे, वो कोऑपरेटिव बैंक में जॉब कर रहे थे, अच्छी पोस्ट पर थे। इसकी जो माँ है कल्पना गवारे, वो खुद एक स्कूल टीचर थी। और इसकी जो बड़ी बहन है शीतल लंदन में स्टडी कर रही थी। 4 लोगों का हंसता खेलता परिवार था। अब बात आती है 19 जुलाई 2007 की। 19 जुलाई को 2007 को डेली रूटीन की तरह जो स्नेहल का परिवार है वो अपने अपने काम पर चला जाता है। जो कि शीतल जो है वो लंदन में थी, तो ये तीनों लोग घर पर होते हैं। पिता का जो टाइम था वो 8:30 बजे का टाइम था। वो 8:30 बजे अपने बैंक के लिए निकल जाते हैं। इसकी जो माँ है वो स्कूल टीचर है, तो वो उससे पहले चली जाती हैं। वो 7:30 बजे, 7-7:30 बजे के समथिंग अपने स्कूल चली जाती हैं। जो सबसे लेट टाइमिंग थी वो थी स्नेहल की। स्नेहल जो है वो 9 बजे के समथिंग अपने कॉलेज के लिए निकलती थी। डेली रूटीन में सब अपने अपने काम के लिए निकल जाते हैं। इसके बाद सबसे पहले आने का जो टाइम था वो स्नेहल का था। वो 4 बजे के समथिंग अपने कॉलेज से आती थी। 4:30 बजे के समथिंग कल्पना अपने घर पे आती थी और 7 बजे हिंदूराव गवारे अपने घर पर आते थे। 19 जुलाई 2007 को जब कल्पना अपने घर पर आती है तो वो देखती है कि जो स्नेहल है, स्नेहल की जो चप्पल है वो बाहर उतरी हुई है, लेकिन घर का जो दरवाज़ा है उसकी कुंडी बाहर से लगी हुई है। कल्पना को बड़ा अजीब लगता है कि आखिर ऐसा क्यों है कि उसकी चप्पल बाहर उतरी हुई हैं और घर की कुंडी भी बाहर से लगी हुई है, लॉक भी नहीं लगा हुआ है। और वो दरवाज़ा खोल के जब अंदर जाती हैं तो देखती हैं कि जो हॉल है, ड्राइंग रूम है, वहाँ पर एक पानी का ग्लास रखा हुआ है। वो आवाज़ लगाती हैं, कोई आवाज़ नहीं देता। उसके बाद वो अपना फ़ोन निकालती हैं और स्नेहल को कॉल लगाती हैं, लेकिन देखती हैं कि उसका फ़ोन स्विच ऑफ है। तभी उनकी नज़र पड़ती है अपने इनबॉक्स पर। उसमें एक स्नेहल का मैसेज आया हुआ था, वो भी ब्लैंक मैसेज, कुछ भी लिखा हुआ नहीं था।
अब वो फ़ोन लगाती रहती है, उसको दोस्तों से पूछताछ करती हैं, जिस तरीके से भी उनसे बन पड़ता है तो वो तलाशती हैं, लेकिन स्नेहल का कहीं पता नहीं होता। बार बार वो फ़ोन लगाती हैं लेकिन फ़ोन का वही आंसर आता है कि फ़ोन स्विच ऑफ है। अब इसके बाद 7 बजे उनके पिता आते हैं, हिंदूराव गवारे आते हैं, स्नेहल के पिता। जब स्नेहल के पिता आते हैं तो जो कल्पना है, कल्पना हिंदूराव को बताती हैं कि ऐसे ऐसे करके उनकी बेटी नहीं मिल रही है। वो भी सब में तलाशते हैं, दोस्तों में तलाशते हैं, रिश्तेदारों को फ़ोन करते हैं, लेकिन स्नेहल का कुछ पता नहीं चलता। और इस तरह से 10:30 बज जाते हैं। जब 10:30 बजे तक स्नेहल का पता नहीं चलता तो वहीं लोंगी वाले इलाके में हिंदूराव गवारे जाके मिसिंग कंप्लेन लिखवा देते हैं। और मिसिंग कंप्लेन लिखवाने के बाद घर आ जाते हैं, अपने तरीके से छानबीन शुरू करते हैं, लेकिन कुछ भी पता नहीं चलता। और इसी तरीके से पूरी रात सबकी जाग कर गुजर जाती है। और उन इन बिटवीन जितने भी स्टाफ वाले थे, चाहे वो कल्पना के हों, चाहे वो हिंदूराव गवारे के हों, सबके जो स्टाफ में जो खास होते हैं वो कलीग सारे आ जाते हैं घर पे ही, और वो सारे घर पर ही होते हैं। इन बिटवीन जो कल्पना है, कल्पना अपने बेडरूम में होती है और उसकी फ्रेंड भी एक उनके साथ अंदर कमरे में होती है। लगभग सुबह के 5:30 बज रहे थे और 5:30 बजे हिंदूराव गवारे बाहर बैठे हुए थे। उनको एक चीख सुनाई देती है रूम से, और वो चीख किसी और की नहीं, उनकी बीवी की होती है। जब वो अंदर जाते हैं तो उनकी जो वाइफ है वो एक साइड किनारे पर खड़ी हुई है और बेड की तरफ इशारा कर रही होती है। जब वो बेड की तरफ देखते हैं तो देखते हैं कि पैरों की उंगलियां बेड के बाहर हल्का सा झांक रही हैं। जैसे ही वो बेड खोलते हैं तो अंदर देखकर भौचक्के रह जाते हैं, क्योंकि अंदर स्नेहल थी। देखने से ही पता लग रहा था, स्नेहल के मुंह पे एक सफ़ेद कलर का कपड़ा जो है वो ठूसा गया था। उसके जो हाथ पैर हैं, हाथ जो है वो पीछे की तरफ बंधे हुए थे, पैर भी उसके बंधे हुए थे। देखने से लग रहा था कि स्नेहल की मौत हो चुकी है, लेकिन चूंकि माँ बाप थे, अपने बच्चों को ऐसे कैसे देखते। वो हावड़ ताबड़ में उठाते हैं और उठाने के बाद उसको हॉस्पिटल लेकर जाते हैं, लेकिन हॉस्पिटल में डॉक्टर ब्रॉड डेड डिक्लेयर कर देते हैं कि वो मर चुकी है। इसके बाद पुलिस मौका वारदात पर आती है। पुलिस आती है और आने के बाद बॉडी को अपने कब्जे में लेती है, पंचनामा करती है और पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। और इसके बाद इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है। जब इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है तो सबसे पहले पूछते हैं कि क्या स्नेहल का कोई फ्रेंड या बॉयफ्रेंड ऐसा कुछ था, उसका कोई अफेयर वगैरह हो। तब जो हिंदूराव गवारे हैं उसकी माँ बताती है कि हाँ, उसका एक बॉयफ्रेंड था जिसका नाम हिरेन था, हिरेन राठौर। जब पुलिस इतना सुनती है तो हिरेन राठौर को भी इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाती है। जब हिरेन राठौर को पूछताछ के लिए बुलाया जाता है तो हिरेन राठौर बताता है कि हाँ, 2004 में हमारी फ्रेंडशिप हुई थी और उसके बाद हमारे बीच में अफेयर था। मैं कई बार उसके घर भी आया हूँ और ये बात स्नेहल की माँ को पता भी है, क्योंकि उसके पिता को नहीं पता था, लेकिन माँ को सारी बात पता थी। मैं कई बार उनके घर आया हुआ हूँ, मैं उनकी माँ से भी मिला हुआ हूँ। और जो हिरेन है ये वोल्टास कंपनी में 2006 से 2007 तक जॉब कर रहा था। इसके बाद पुलिस वाले पूछते हैं कि तुम्हारी स्नेहल से कोई बात नहीं हुई, उसने कुछ भी सस्पिशियस बताया हो। तो वो कहता है कि नहीं, 1 हफ्ते पहले हमारी लड़ाई हो गई थी, और हमारी लड़ाई इस बात पर हुई थी क्योंकि मैं 1 हफ्ते पहले किसी पार्टी में गया था और जिनके साथ पार्टी में गया था स्नेहल उनको पसंद नहीं करती थी। इस बात पर हमारे बीच में लड़ाई हो जाती है, और लड़ाई होने के बाद जब हमारे बीच में सुलह होती है तो हम डिसाइड करते हैं कि सबके अपने अपने एग्ज़ाम भी आ रहे थे, प्रेशर आ रहा था, तो हमने डिसाइड किया कि एक काम करते हैं, 1 हफ्ते तक थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करते हैं, एक दूसरे से बात कम करते हैं। तो जब वो ये कहता है उसके बाद वो कहते हैं कि तुम्हारा फ़ोन जो है मोस्टली स्विच ऑफ क्यों आता है। कहते मेरे फ़ोन की जो बैटरी है वो प्रॉब्लम करने लग गई थी, बार बार स्विच ऑफ हो जाती थी, तो मैं इसको तभी ऑन करता था जब मुझे किसी को कॉल करना होता था, अदरवाइज़ मैं इसको ऑन ही नहीं करता था। पुलिस वालों को भी थोड़ा सा अजीब लगता है कि ये सारे कोइंसिडेंट एक साथ कैसे हो सकते हैं। इसके बाद वो वोल्टास कंपनी में उस 19 जुलाई की डिटेल पता करते हैं, तो पता चलता है वहाँ पर 2-3 लोग ऐसे होते हैं जो गवाही देते हैं कि हाँ, हिरेन उस दिन उनके साथ था सुबह से लेकर शाम तक। लेकिन जब वो मिसिंग रजिस्टर, जो अटेंडेंस रजिस्टर होता है, उस टाइम पर पंच करने वाला सिस्टम नहीं था। उस टाइम पर एक रजिस्टर होता था, रजिस्टर में अपने एंट्री एग्जिट साइन करके जाना होता था और आना होता था।
तो जब वो रजिस्टर चेक करते हैं तो उसमें 19 तारीख का जो पेज है वो मिसिंग था। पुलिस वालों को बड़ा अटपटा सा लगता है। एक वो पुलिस की बात, जो क्या बोलते हैं फ़ोन की बात है, वो भी बता रहा है कि मेरा फ़ोन उसी टाइम पर ही स्विच ऑफ होने लग गया था। दूसरी जो क्या बोलते हैं उसकी अटेंडेंस रजिस्टर है, अटेंडेंस रजिस्टर भी उसमें वो पेज, उस दिन का पेज गायब है। लेकिन कर क्या सकते हैं, क्योंकि 2-3 लोग जो उसके सर्कल में थे वो बताते हैं कि नहीं, हिरेन उस दिन हमारे साथ था सुबह से शाम तक। तो पुलिस वालों को भी समझ नहीं आता कि क्या करें। चलिए उसको सस्पेक्ट में रखते हैं, लेकिन साथ ही साथ अब दूसरी कहानी भी उनको पता लगती है। इन बिटवीन उनकी जो बहन है शीतल, उसको बताया जाता है तो वो भी घर आ जाती है। जब वो घर आ जाती है तो पता चलता है कि इनके घर में भी आपसी झगड़े होते थे। और जो हिंदूराव गवारे हैं, हिंदूराव गवारे जिनकी वाइफ है कल्पना गवारे, कल्पना गवारे को कई बार मारते पीटते थे। जब इस बात का पूछा जाता है तो जब मैटर पता चलता है तो पता चलता है कि जो हिंदूराव गवारे की पत्नी है कल्पना जी, कल्पना का अफेयर उनके ही रिश्तेदार एक अनिल जावलेकर है, उनके साथ है। इस बात का डाउट हिंदूराव गवारे को था और इसी बात पर उन दोनों में अक्सर लड़ाइयाँ होती थी। और जब भी लड़ाई होती थी तो जो दोनों बेटियां हैं, दोनों बेटियां सामने आ जाती थी और इसी बात का झगड़ा जो है वो इनके घर में रहता था। जब ये बात पुलिस को पता लगती है तो पुलिस को ये तो समझ में आ जाता है कि जो कातिल है वो कातिल किसी अपने में से ही है, क्योंकि वो घर के अंदर आता है और उसके लिए पानी का जो ग्लास है वो ऑफर किया जाता है और पानी का ग्लास मिलता है। इन बिटवीन स्नेहल का जो फ़ोन है, फ़ोन का पता लगता है, क्योंकि फ़ोन जो है वो सर्विलांस में था और फ़ोन जब ऑन होता है तो पता लगता है। और ये पता चलता है कि वो एक ग्रोसरी शॉप पर है। तो जब ग्रोसरी शॉप पर पुलिस जाती है तो देखती है कि जो ग्रोसरी का मालिक है उसके हाथ में एक फ़ोन है। जब वो पूछती है कि तुम्हारे पास ये फ़ोन कहाँ से आया, तो वो कहता है कि सर मुझे थोड़े दिन पहले एक आदमी आया था और उस आदमी ने ये कहा कि मेरे को एक फ़ोन ये पड़ा हुआ मिला है, तो अगर तुम्हें चाहिए तो तुम ले सकते हो। तो उसने मुझे कुछ रुपयों में ये फ़ोन जो है वो दे दिया और मैंने रख लिया। अब इस बात पर वो कहते हैं कि फिर तुम उसका जो स्केच है वो बनवा सकते हो। वो कहता है मैं कोशिश कर सकता हूँ, और वो स्केच बनवाता है। जब स्केच बनवाता है तो स्केच लेके पेरेंट्स के पास जाया जाता है। जब पेरेंट्स के पास जाके पूछा जाता है तो वो कहते हैं हम नहीं पहचानते कि ये कौन है। फिर 0 पर। अब पुलिस को बार बार जो है घर के लोगों पर ही डाउट जा रहा था और 4 लोगों पर। हिंदूराव गवारे, स्नेहल के पिता, कल्पना गवारे, स्नेहल की माँ, अनिल जावलेकर, कथित बॉयफ्रेंड कल्पना का, और हिरेन राठौर, स्नेहल का बॉयफ्रेंड। इन बिटवीन मैं आपको एक बात बताना भूल गई हूँ कि जो शीतल है, जब इनके बीच में झगड़ा होने लग जाता है हिंदूराव गवारे और कल्पना के बीच में, तो इन बिटवीन लोकल पुलिस स्टेशन में शीतल कंप्लेन भी लिखवाती है अपने पिता के खिलाफ। तो पुलिस वालों को स्ट्रॉन्ग डाउट जाता है कि हो सकता है कि कल्पना को बचाने के लिए दोनों बेटियां जो हैं वो सामने आ जाती हैं, तो इस वजह से वो खुन्नस में हो। और इस वजह से शीतल तो चूँकि लंदन में थी, स्नेहल ही घर पे थी, हो सकता है कि बीच में स्नेहल आई हो और इस वजह से जो हिंदूराव हैं उन्होंने अपनी बेटी का कत्ल कर दिया गया। पर कुछ भी सबूत नहीं थे। इसके बाद जो चारों सस्पेक्ट हैं उनका पॉलीग्राफी टेस्ट भी होता है और साइकोलॉजिकली टेस्ट भी होता है। पॉलीग्राफी टेस्ट जब होता है तो उसमें जो हिंदूराव गवारे हैं, जो कल्पना है, कल्पना को क्लीन चिट दे दी जाती है। अनिल जावलेकर जो हैं उनको भी क्लीन चिट दे दी जाती है। लेकिन जो हिरेन राठौर है, हिरेन राठौर बाकी सारे क्वेश्चंस का जवाब बिल्कुल क्लियरली दे देता है। लेकिन जब उसे पूछा जाता है कि क्या तुमने स्नेहल को मारा है, तो वो कहता है नो। और जब वो ये नो कहता है तो उस नो में, चूँकि पोलियोग्राफी टेस्ट ये होता है कि उसमें हार्ट बीट्स
इंसान के बोलने का तरीका, कैसे बोला जाता है, कितना पॉज लेके बोला, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो मैटर करती हैं। तो वहाँ पे हल्का सा डाउट जाता है क्योंकि उसमें फ़र्क आ रहा था। तो एक हिरेन राठौर पर डाउट जाता है। दूसरा, जब हिंदूराव गवारे से पूछताछ की जाती है तो हिंदूराव गवारे पर भी डाउट जाता है। उससे भी जब कुछ क्वेश्चंस किए जाते हैं तो उन क्वेश्चंस का आंसर जो है वो बड़ा डाउटफुली होता है। तो दोनों अंडर डाउट थे। इसके बाद जो केस है वो सीबीआई वालों को सौंप दिया जाता है। अब सीबीआई वाले भी इन्वेस्टिगेशन करने लग जाते हैं। इन बिटवीन क्या होता है, 2007 में ही जो हिरेन राठौर है, हिरेन राठौर यूएस चला जाता है हायर स्टडीज़ के लिए। और ये कोई प्री प्लानिंग, मतलब कोई प्लान्ड नहीं था, उसकी प्री प्लानिंग मतलब पहले से ही प्लान था कि उसने यूएस जाना है हायर स्टडीज़ के लिए। तो वो हायर स्टडीज़ के लिए चला जाता है। अब पुलिस को बहुत बार डाउट भी होता है, सीबीआई वाले बहुत बार डाउट करते हैं, फ़ोन पर बात करते हैं, लेकिन वो चूँकि पूछताछ नहीं कर सकते। रीज़न ये था कि वो यूएस में बैठा हुआ था। लेकिन उसके बाद 2010 में हिरेन के फादर एक्सपायर हो जाते हैं। जब हिरेन के फादर एक्सपायर हो जाते हैं तो वो अपने फादर के वहाँ क्रिमिनेशन में शामिल होता है। और जब वो शामिल होता है तो फिर पुलिस उनको फिर एक बार पूछताछ के लिए बुलाती है। और पुलिस पूछताछ के लिए बुलाए उससे पहले हिरेन पुलिस स्टेशन जाता है और वो कहता है कि मैं नार्को टेस्ट के लिए तैयार हूँ, अगर आप मेरा नार्को टेस्ट करवाना चाहते हैं तो मैं नार्को टेस्ट के लिए भी तैयार हूँ। इसके बाद पुलिस डाउट की सिचुएशन में हिरेन को गिरफ्तार कर लेती है और गिरफ्तार करने के बाद उसको जेल भेज देती है, क्योंकि पूछताछ कस्टडी में लेती है। 7 दिन की कस्टडी होती है और 7 दिन की कस्टडी के बाद वो जेल भेज देती है। हिरेन के अगेंस्ट जब कोई सबूत नहीं मिलते हैं तो हिरेन को बेल मिल जाती है और बेल पर वो बाहर आ जाता है। उसके बाद जब पुलिस वाले नार्को टेस्ट के लिए हिरेन से पूछने जाते हैं तो वो मना कर देता है। और चूँकि नार्को टेस्ट में एक रूल है कि अगर जिस पर डाउट है अगर वो मना कर दे तो आप उसको फोर्स नहीं कर सकते नार्को टेस्ट के लिए। तो इसके बाद उसका नार्को टेस्ट नहीं होता। और अफसोस की बात यह है कि 2007 का केस है और आज 2023 चल रही है, अभी तक ये केस अनसुलझा है। जब भी पुलिस जाती है कोर्ट में और कहती है कि हमें क्लोज करना है इस केस को, तो कोर्ट मना कर देती है कि नहीं, आप इसको इन्वेस्टिगेशन जारी रखिए और जब तक कातिल नहीं पकड़ा जाता। 2-3 बार ऐसे हुआ है कि पुलिस गई है कोर्ट में और उन्होंने बोला है कि हम केस को जो है वो क्लोज करना चाहते हैं, लेकिन कोर्ट मना कर देता है और हर बार यही कहता है कि नहीं, इन्वेस्टिगेशन कीजिए और असली कातिल तक पहुंचिए। अभी तक ना तो ये केस क्लोज हुआ है और ना ही ये केस सुलझा है, अनसुलझा केस है। और अफसोस की बात है, एक बहुत ही इंटेलिजेंट लड़की को इंसाफ नहीं मिल पाया, अभी भी केस अधूरा सा है। क्या कर सकते हैं, ये थी पूरी वारदात। और हकीकत यही है कि क्राइम कभी भी कहीं भी हो सकता है और मेरा मकसद क्राइम को बताना ही नहीं है, बचाना भी है। क्योंकि फैक्ट ये है, क्राइम मेरे और आपके बीच में फासला सिर्फ उतना है कि हम सतर्क कितने हैं, हम सावधान कितने हैं। तो दोस्तों, सतर्क रहिए, सावधान रहिए। क्या राय है आपकी इस घटना के बारे में, इस वारदात के बारे में, ज़रूर कमेंट करके बताइए। अब ये तो थी पूरी वारदात ख़त्म करूं उससे पहले सवालों का सिलसिला। मैंने आपसे पूछा था कल के सवाल में कि जो सविनय अवज्ञा आंदोलन था, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया? तो उसका आंसर है 12 मार्च 1930 को। 12 मार्च 1930 को सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया गया था। अब दोस्तों आते हैं आज के सवाल पर। मेरे एक इंस्पिरेशन है और वो इंस्पिरेशन है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। मैं बहुत एडमायर करती हूँ उनको। रीज़न ये है कि उनकी जो सिंपलिसिटी है, हाई थिंकिंग सिंपल लिविंग, मुझे बहुत इंस्पायर करती है। और उनके जो थॉट्स हैं वो मुझे हमेशा आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। तो आज उन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन है कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का पूरा नाम क्या है। बहुत लोग जानते होंगे, जो लोग नहीं जानते हैं वो सर्च करें और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। मैं आपका आंसर का वेट करूँगी।
तो चले दोस्तों, मिलते हैं फिर कल एक नई वारदात के साथ, एक नई घटना के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।